नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक, मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव झा भी मौजूद हैं। आज हम बात करने वाले हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर। दरअसल पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आप सब जानते हैं, किस तरह कंगाली और बदहाली से हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जूझ रहा है। पाकिस्तान के हालात जो है बद से बदतर हैं। हालांकि आईएमएफ से कुछ जो राशि है वो जरूर पाकिस्तान को मिल गई है, लेकिन पाकिस्तान में कल यानी कि 15 और 16 अक्टूबर को एक एससीओ समिट होने वाली है। काफी बड़ी समिट है और भारत भी इसमें हिस्सा लेने के लिए भारत के तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं बेहद तनावपूर्ण भी हैं। गृह युद्ध की स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जो हैं उनके समर्थक सड़कों पर हैं और सरकार से लोहा ले रहे हैं। सरकार भी ये कह रही है कि इमरान खान जो हैं ये गलत तरीके से यहां पर गलत चीजें फैला रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो उनके मंत्री हैं उन्होंने भारत का बिना नाम लिए ये कह दिया था कि पड़ोसी मुल्क जो है उसका कहीं ना कहीं ये साथ है और वो नहीं चाहता कि एससीओ समिट में एक अच्छी छवि पाकिस्तान की निकलकर सामने आए। केशव, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं और आज हमने ये मुद्दा भी चुना कि पाकिस्तान में क्या 1971 वाला जो दौर है वो आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से कंगाली और बदहाली से जूझ रहा है, गृह युद्ध की स्थिति वहां पर बनी हुई है। रोजाना खबरें सामने आती हैं कि वहां पर बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, जिस तरीके से सरकार को चेतावनी दी जाने लगी है। क्या लगता है? बिल्कुल चेतन, आपने सही कहा है। पाकिस्तान के लिए कल का दिन बहुत बड़ा दिन है। एससीओ की समिट होने जा रही है। दुनिया एससीओ के तमाम देशों के विदेश मंत्री वहाँ शामिल होंगे। बहुत दिनों बाद भारत का कोई विदेश मंत्री आया, मुझे लगता है सुषमा स्वराज के बाद शायद एस जयशंकर ही हैं जो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़ा दिन है। इससे पहले सार्क समिट वहाँ पे बार बार टल जाता रहा, क्योंकि उसके आतंकवाद में संलिप्तता जो रही है उस वजह से वो टलता रहा है। तो एस जयशंकर का दौरा अपने आप में अहम है। वहीं पाकिस्तान में जो कल का दिन दूसरे महीने में भी अहम है, क्योंकि इमरान खान की पार्टी जो है पीटीआई, उसने डी चौक यानी डेमोक्रेसी चौक पे धरने का ऐलान किया है, लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। पाकिस्तान का जो मतलब डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, इस्लामाबाद है, जो राजधानी है, वो एक तरीके से वॉर जोन में एक तरीके से तब्दील हो गया। वहाँ आर्मी को डिप्लॉय किया गया है और एक तरीके से जो है युद्ध जैसी स्थिति वहाँ बन पड़ी है। पिछले 5 अक्टूबर को इमरान खान का जन्मदिन था, तो वहाँ पे एक तरीके से हकीकी आज़ादी के तौर पर पीटीआई के सपोर्ट ने मनाने की कोशिश की, जिसमें काफ़ी हिंसा भी हुई और इमरान खान की बहन सहित कई पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तो कल का दिन पाकिस्तान के लिए काफ़ी है। आप बात कर रहे थे पाकिस्तान में 1971 वाला हालत बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश में भी वही किया जो उसने आईएसआई के चीफ पिछले दिनों जब काबुल फॉल हुआ था तो कहा था काबुल में चाय पियेंगे, जो उसका पुराना ख्वाब है। उसी तरीके से ढाका में चाय पीने के ख्वाब देखते हैं कि ढाका बांग्लादेश को भी अपना फिर से हिस्सा बनाना है। तो वहां जाकर के एक तरीके से जो जमात इस्लामी के थ्रू, इस्लामिक छात्र शिविर जो है, जमात इस्लामी का जो स्टूडेंट विंग है, उसके थ्रू जो पाकिस्तान ने इंसर्जेंसी क्रिएट की, वो कहीं ना कहीं फिर से वो अपने मतलब पाकिस्तान में फिर से लौट रहा है एक तरीके से पीटीआई के स्टूडेंट विंग के। यानी कि पाकिस्तान की जो हालत है वो खराब तो है ही, और चाहे वो तालिबान से लोहा लेना हो, तालिबान उसको मुंह तोड़ जवाब देता है, उसकी चौकियां उड़ा देता है, कई पाकिस्तानी रेंजर्स जो है उनको निशाना बनाता है, और उसके बाद जिस तरीके से बांग्लादेश की तरफ वो गलत नजर अभी भी बनाए रखता है, क्योंकि हालांकि बांग्लादेश की स्थिति भी बहुत ठीक नहीं है। भारत से वो पंगा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि हम जो वहां के प्रोफेसर हैं, बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान की मदद से एक परमाणु तैयार कर लेना चाहिए। अब इस पर भारत की भी चिंता जो है वो बढ़ जाती है कि अगर वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से अलग होता है, इतनी लंबी लड़ाई होती है, भारत भी उसमें साथ देता है, और उसके बाद आप पाकिस्तान से मिलने का ख्वाब देखते हैं। जो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के इस वक्त केयर टेकर प्रधानमंत्री हैं, वो जाके न्यूयॉर्क में मिलते हैं, शहबाज शरीफ से मुलाकात करते हैं, बहुत गर्मजोशी से मुलाकात होती है। तो क्या मायने उन तस्वीरों के भी निकाले जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो किसी का सगा नहीं है। पाकिस्तान किसी का सगा नहीं। पाकिस्तान ने चाणक्य नीति पर ही काम कर रहा है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। यानी ये देख सकते हैं कि भारत के संबंध क्या खराब हुए। थोड़ी अवामी लीग के जाने से, शेख हसीना के जाने से उसने अपने संबंध ठीक करने शुरू कर दिए हैं। भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और एक तरीके का खतरा पैदा होगा। आपने परमाणु हथियार की बात की, बांग्लादेश
इस्लामिक बॉम्ब का एक तरीके से जो है कॉन्सेप्ट है उसी पे काम कर रहा है। वो भी चाहता है कि पाकिस्तान क्योंकि रोग एलिमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानता तो है नहीं, तो वो चाहता है पाकिस्तान के थ्रू एक तरीके से उसे भी परमाणु हथियार मिले। तो भारत के दो पड़ोसी के पास परमाणु हथियार हो, एक पाकिस्तान से पहले से भारत परेशान रहता है, उसके आतंकवाद भी जो परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है, ब्लैकमेलिंग का, दूसरा बांग्लादेश में भी होता है एक पूर्वी क्षेत्र में, तो भारत ये अफोर्ड नहीं कर सकता। जहां तक आपने मोहम्मद यूनुस की बात की जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है वहां के बांग्लादेश के, तो मिलेंगे ही, क्योंकि अभी जो वहां पे सेटअप है वो इंडिया आउट सेटअप है, यानी कि जो बांग्लादेश से भारत की जो गतिविधि है उसको बाहर करना चाहता है। वहाँ जो जमात इस्लामी का पूरा प्रभुत्व हो गया तो भारत को बाहर करना चाहता है, तो उसके प्रभुत्व में है। एक इतना बुजुर्ग आदमी, एक नोबेल पुरस्कार आदमी दबाव में काम कर रहे हैं वहाँ पे जो जमात इस्लामी के लोग हैं उसके दबाव में, तो मिलते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन भारत को चौकन्ना रहने की जरूरत है कि किसी भी कीमत बांग्लादेश को परमाणु हथियार के तरफ नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि हमारी तरफ ही आंख उठाकर देखने का कोशिश जो है वो कर लेंगे। क्योंकि बयान भी इस वक्त जो है वो खूब अच्छे आ नहीं रहे हैं भारत के लिए, भारत के खिलाफ ही बयान आते हैं, और जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, और अभी भी पिछले दिनों जो तस्वीरें सामने आ रही थी वो बेहद चिंतित थी। पाकिस्तान तो बहुत खुश हो रहा होगा इन सब चीजों को देखकर। बिल्कुल पाकिस्तान खुशी है, क्योंकि जो भारत की इकोनॉमी है, जो भारत दुनिया में सबसे तेज इकोनॉमी है, भारत दुनिया की 5वीं इकोनॉमी है, तीसरी इकोनॉमी बनने का ख्वाब देख रहा है और मेहनत भी कर रहा है। तो पाकिस्तान में जो ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन है वो चाहेगा है कि भारत भी एक तरीके से परेशान हो। जो बांग्लादेश मैन्युफैक्चरिंग हब था, जो उसके पोर्ट्स पे जो हम लोग जो वेस्ट साइड की टाटा के कपड़े पहनते हैं या जो पीटर इंग्लैंड के कपड़े बनते हैं वो बनता बांग्लादेश में था, उसकी टैगिंग भारत में या दूसरे देशों में होती थी। तो बांग्लादेश जो एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा था वो अगर तबाह होता है तो पाकिस्तान के लिए ऑप्शंस खुल सकते हैं, भारत के लिए भी स्थिति गंभीर हो सकती है, क्योंकि जो अगर बांग्लादेश में इंसर्जेंसी बढ़ती है पाकिस्तान के थ्रू ISI के डीप नेटवर्क जो है वहाँ पे, तो भारत के लिए खतरे तो होंगे ही। अगर भारत में खतरे बनते हैं तो पाकिस्तान की खुशी की बात है। बिल्कुल खुशी की, और क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जिस हालत में है वो किसकी मदद कर सकता है? हालांकि मदद क्या, वो अपनी मदद नहीं कर पा रहा है। टेररिज्म को बढ़ावा देना हो, चाहे भारत में हो, और उसके बाद SCO समिट से पहले जो खबरें सामने आती हैं कि जो BLA है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो पाकिस्तान रेंजर्स की नाक में दम करे हुए है। अभी खबर आती है कि चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया, 3 चीनी नागरिक जो हैं उनको मौत के घाट उतार दिया गया, और काफी जो पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी थे उनको मौत के घाट उतारा गया। उससे पहले करीब 20 से ज्यादा लोगों को एक सड़क पर अज्ञात बंदूकधारियों ने निशाना बनाया था और उनको मौत के घाट उतार दिया था। यानी कि एक के बाद एक जो हमले हो रहे हैं, और उसके बाद एक कोयला खदान में भी हमला होता है बलूचिस्तान में। यानी कि बलूचिस्तान से तो जूझ ही रहा है पाकिस्तान। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का आधिपत्य खत्म हो जाए, पाकिस्तान ने जो अवैध कब्जा बलूचिस्तान पर कर रखा है वो खत्म हो। एक तरफ पाकिस्तान उससे जूझ रहा है, एक तरफ इमरान खान के समर्थकों से जो है पाकिस्तान की सरकार जूझ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के जो पीटीआई जो पार्टी है वो ये कहती है कि हमारे नेता को रिहा किया जाए। नहीं किया जाएगा, हम अपनी तरीके से रिहा कर लेंगे, हमें सरकार की जरूरत ही नहीं है। तो और उन्होंने ये भी कह दिया है केशव कि SCO समिट के दौरान भी प्रदर्शन करेंगे। तो कैसे निपटेगा? क्योंकि इतने सारे डेलीगेट्स वहां पर आएंगे, विदेश मंत्री आएंगे, पाकिस्तान में तो वैसे सुरक्षा के लाले हैं, और अगर बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है तो क्या मुंह दिखाएगा पाकिस्तान की हैसियत की बात तो इस हवाले से खबर आपने दिखाई थी कि जो एक कार्यक्रम में आते हैं अफगानी तालिबानी जो डिप्लोमेट्स आते हैं, वो उनके क्या कहते हैं नेशनल एंथम के सम्मान में खड़े होने से उन्होंने इनकार कर दिया। जो पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपना 5वां प्रोविंस बताता है और काबुल को अपनी को राजधानी बताता था कि वो हमारे प्रांत का हिस्सा है, और वो अपने ISI जो चीफ जो फैज हमीद थे वो बोलते थे कि हम यहाँ चाय पियेंगे, सब हमारा ही है। तो वो उस तालिबानी डिप्लोमेट्स खड़े होने से इनकार कर देते नेशनल एंथम के। पाकिस्तान की हैसियत तो ये है। जहाँ तक आपने बात की कल जो SCO समिट होने वाली है, तो ये क्यों कर रहे हैं PTI के लोग? इमरान खान तकरीबन 1 साल से जेल में, अडियाला जेल में, खैबर पख्तूनख्वा रावलपिंडी के अडियाला जेल में बंद है। वो चाहते हैं कि SCO समिट के थ्रू के दौर में प्रदर्शन किया जाए, ताकि एक राजनीतिक रूप से जो है ना अंतर्राष्ट्रीय जगत का दबाव बने, ध्यान खींचे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और एक वो चाहते हैं कि जो अभी शहबाज शरीफ सरकार है, जो मिली जुली सरकार है,
उसके ऊपर एक दबाव बने और वो एक तरह से कंट्रोवर्शियल हो कि वो चुनी हुई सरकार नहीं है, इलेक्टेड सरकार नहीं है, सिलेक्टेड सरकार है। तो इसलिए वो एक तरीके से प्रदर्शन करना चाहता है। अगर हिंसा होता है तो क्रेडिबिलिटी असर होगी कि मतलब कि एससीओ इस्लामाबाद को सिक्योर नहीं कर पा रही है आर्मी, जो एक तरीके से दुनिया की अपनी 5वीं 7वीं आर्मी बताती है पाक आर्मी, तो वो इस्लामाबाद को सिक्योर नहीं कर पा रही है। तो ये सब वजह से इमरान खान की पार्टी चाह रही है कि डी चौक पर जो है ना लॉन्ग मार्च किया जाए, धरना दिया जाए। लेकिन खबर ये आ रही है 17 तारीख तक, यानी कि एससीओ खत्म होने के बाद तक जो हिंसा के पूरे इम्कानात हैं, इसलिए आर्मी वहाँ 17 तक इस्लामाबाद में भारी संख्या मौजूद रहेगी। लेकिन आर्मी कर क्या पा रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है। चाहे आप आर्मी को सड़कों पर उतार दीजिए, लेकिन आर्मी कर क्या पा रही है? रोक तो किसी को नहीं पा रही। पीटीआई प्रदर्शन को रोक तो नहीं पा रही। और जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन करने की बात इस बार की गई है, वो इंटरनेशनल मंच पर, इंटरनेशनल ग्लोबली क्या छवि बनाएगा पाकिस्तान की? पाक आर्मी कर कुछ नहीं सकती है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था इमरान खान प्रोजेक्ट, वो लॉन्चिंग ही पाक आर्मी का है, जनरल बाजवा का कह सकते हैं। राहिल शरीफ का एक प्रोजेक्ट था इमरान खान को लॉन्च करना, 13 से वो लोग लॉन्च कर रहे। जब 2013 में नवाज शरीफ की सरकार आई थी तो उन्होंने एक लंबा धरना दिया था ताकि उसको हटाया जा सके, कंट्रोवर्सल किया जा सके। तो इमरान खान जो लॉन्ग प्रोजेक्ट है पाकिस्तान आर्मी के, वही आज उनके गले की फांस बन गए। जो जिस सांप को पाकिस्तानी आर्मी ने दूध पिलाया, आज उसी को काट रहा है। पाकिस्तानी आर्मी का ये स्थिति है कि अपने जो जनरल रैंक दे करके फैज हमीद को जो उनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, तो ये स्थिति है। इतना कंट्रोवर्शियल बना चुके हैं आर्मी को कि आर्मी को कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है। जो लाहौर आर्मी का घर हुआ करता था, वहाँ पे मीनारे पाकिस्तान में मतलब पिछले 5 तारीख को ही मीनारे पाकिस्तान की तरफ जो पीटीआई के लोग बढ़े और एक कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की, पाकिस्तानी आर्मी पर हमले किए, जवानों पर हमले किए, ये स्थिति हो गई। मीनारे पाकिस्तान जो पाकिस्तान की जो बुनियाद है उसका प्रतीक है, वहाँ पर आर्मी का पूरा प्रभुत्व है, पूरे घेरे में लिए रहते हैं, वहाँ पर ये स्थिति हो गई। क्या कहते हैं, जो वहाँ पर धरना दे रहे हैं, आप पाकिस्तानी आर्मी हमले हो रहे हैं, तो यही कर सकती है। खैर देखने वाली बात होगी कि कल किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी को सिक्योर करती है। बिल्कुल, और बहुत बड़ा कल मंच रहने वाला है पाकिस्तान में। एक बार फिर आपको बता दें कि पाकिस्तान जो है वो शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इस बार कर रहा है, और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें शामिल होने के लिए पाकिस्तान जो है वो पहुंच रहे हैं। जो ऑफिशियल्स हैं वो कई वहां पर पहुंच भी चुके हैं भारत की तरफ से, लेकिन और भी विदेश जो मंत्री हैं वो वहां पर पहुंचेंगे, चाहे वो रूस के विदेश मंत्री हों, चीन के विदेश मंत्री हों, वो भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा मंच जो है वो पाकिस्तान में रहने वाला है, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग वहां पर पहुंचेंगे तो पाकिस्तान पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। और सबसे ज्यादा चिंता भी रहे सबके मन में ये रहेगी कि पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकवाद पनपा और आतंकवादी वहां पर पाले जाते हैं और फिर आतंकवादी वहां की सरकार के गले की फांस बनकर अब रह रहे हैं, तो पाकिस्तान उनसे निपटे कैसे? फिर उसके बाद पाकिस्तान जो है वो भारत की तरफ देखता है, कहता है, भारत का नाम तो नहीं ले पाता है, लेकिन ये कहता है कि पड़ोसी मुल्क वहां पर साथ दे रहे हैं, चाहे वो पीटीआई का साथ देने की बात हो या फिर आतंकवाद का साथ देने की बात हो। बिल्कुल बरगलाने वाली बात, बिल्कुल खोखली बात जो है पाकिस्तान की तरफ से की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय इस वक्त यही है कि आखिर कल एससीओ समिट और परसों जो एससीओ समिट होने वाली हैं, जो बैठकें होने वाली हैं, वो बहुत जरूरी बैठकें हैं और वो सही तरीके से खत्म हो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि पाकिस्तान की छवि इस वक्त क्या है वो पूरी दुनिया जानती है, भारत का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन ये समिट में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान का फिर क्या हश्र होगा और अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की क्या ही छवि रह जाएगी। आईएमएफ से फंड मिलने के बाद पाकिस्तान क्या मुंह दिखाएगा अगर कुछ यहां पर हो जाता है? ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद केशव, आपका हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम बातें इस पर करने के लिए। और देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या होगा। हमारी भी नजर इस पर बनी रहेगी और आप भी देखते रहिए एनएमएफ न्यूज, ताकि तमाम जो जानकारियां हैं, चाहे वो पाकिस्तान से जुड़ी हो या फिर अंतरराष्ट्रीय किसी भी मुद्दे से जुड़ी हो, वो सीधी आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।